हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम और आईसीएसई और इसके साथ साथ यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपका लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, डिफरेंट टाइप की जो सीरीज ऑफ लाइंस मिलती हैं, लाइमन बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फोन और एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको न्यूमेरिकल व्यू से बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं आपको यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि बोहर से मॉडल के अकॉर्डिंग जो आपका एनर्जी होती है किसी भी शेल्स के लिए, वो क्या होती है आपकी En इक्वल टू होता है माइनस एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, ये होता था किसी भी nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे जो हमारी वेवलेंथ निकलती है। याद होगा आपको कि मैंने बताया था आपको कि जो बोहर से मॉडल अकॉर्डिंग जो थर्ड पॉइंट था, जहां पे बताया गया था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो क्या करता है, वो अपने नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप कर जाता है, नेक्स्ट शेल में जंप करता है। जैसे ही वो नेक्स्ट शेल से वापस आता है तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको बाहर निकालता है फोटॉन्स के फॉर्म में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी जो फोटॉन जो बाहर निकल रहे हैं उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल डेरिवेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपको फोटॉन जो रिलीज होता है उसकी एनर्जी हमेशा इक्वल होती है किसके, E1 माइनस E2 के। E1 है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल, या E2 क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ सेकंड शेल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज कर लीजिए यहां पे अगर मैं करता हूं तो यहां पे मैं En1 फर्स्ट वाले के लिखाऊंगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, N1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूं, इसको सेकंड वाली शेल के लिए लिखूंगा इसी क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा यहां पर, En2 इज इक्वल टू माइनस Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ये आपके होंगे दोनों इक्वेशंस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों ही इक्वेशंस को वापस से आके अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप ध्यान से रखेंगे यहाँ पे आपकी सारे टर्म जो है कॉमन है एक्सेप्ट N1 और N2। यहाँ पे N1 और N2 जो है वो कॉमन नहीं है, इसके अलावा आपके सारे टर्म यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये टर्म कॉमन हो गया। E1, अब E1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। जहां पे इसको क्या लिखेंगे, H म्यू, यहाँ पे H है प्लैंक कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो कि आपका फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनके जो साइन है N1 और N2 के, वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, N1 और N2 के साइन यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमको माइनस को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, यहां पे क्या होगा, N1 N2 इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर, ये यहां पे हो जाएगा H म्यू। ठीक है, अब आपको एक रिलेशन याद रखना होगा, वो रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन। आई होप आपको ये रिलेशन याद होगा, आपने बहुत पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है इसको, कि म्यू इक्वल टू होता है आपका, म्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ये होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन, जहां पे C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, जहां पे म्यू है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे हम लोग पुट करेंगे, देखिए क्या होगा, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, H C अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, बाकी यहां पे सेम टर्म बचा, Me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर।
ये आपका टर्म यहाँ पे बच गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपके टर्म्स हैं यहाँ पे खाली 1/λ को छोड़ के बाकी सारे टर्म को आप उधर भेज दीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, सिर्फ 1/λ को यहाँ पे छोड़ देंगे और बाकी सारे टर्म को आप उस साइड में भेज देंगे। जैसे बाकी सारे टर्म को उधर भेजेंगे देखिए क्या होगा यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको, अब हमें क्या करना है, 1/λ को सिर्फ खाली लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ देना है, बाकी सारे टर्म को आपको राइट हैंड साइड में भेज देना है। क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा me4/8 ये था। अब यहाँ पे h जो इधर गया तो ये क्या हो जाएगा, h³ हो जाएगा, और c इधर गया तो यहाँ पे हो जाएगा c। ब्रैकेट में 1/n2² माइनस 1/n1² ये हो जाएगा। यही आपको अब देखिए याद रखिएगा। अब क्या करना है, ये जो आपको एक्स्ट्रा टर्म देख रहे हो यहाँ पर, इस एक्स्ट्रा टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, यानी r। तो यहां पे क्या करेंगे, r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका me4/8 h³ इसे बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कुछ होती है 1.01 × 10⁷ समथिंग में, ठीक है। इसकी ये वैल्यू होती है, आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये फिलहाल आपका न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है और एग्जामिनेशन में आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, तो आपको याद हो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वहां पे क्वेश्चन पेपर में आपका दिया रहेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपका जो मेन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/n2² माइनस 1/n1²। ये हो जाएगा आपका वेवलेंथ का फॉर्मूला। मतलब कि जो भी रेडिएशन बाहर निकल रहा है, एमिट हो रहा है, उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ होगा उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे N2 हो जाएगा सेकंड एनर्जी लेवल और N1 हो जाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल। यहां पे याद रखिए एक चीज, यहां पे जब 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग यहां पर साथ में ही म्यू के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1/λ कैलकुलेट करना है, ठीक है। या फिर अगर किसी क्वेश्चन में आपको लैम्डा कैलकुलेट करना होगा तो आप पहले 1/λ निकाल लेंगे, फिर लैम्डा क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरह से आपका वेवलेंथ यहाँ पे सीधे फाइंड हो जाएगा। तो इतना ही था डेरिवेशन में। तो आपका यहाँ पर सारी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी है। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये आपका क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी में आपका आगे जो टर्म मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्चुअल में क्या होता है, वहां पे मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, वैसे क्या होता है कि वो 10⁻⁻8 सेकंड के बाद वापस से ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसको क्या करता है, वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज करता है। तो ऐसे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में हो सकता है, ठीक है। सपोज करिए कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो रहा है, लोअर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से अगर सेकंड स्टेट में जंप कर रहा है, थर्ड स्टेट में जंप कर सकता है, फोर्थ में जंप कर सकता है, मतलब इसका जो ट्रांजिशन होता है वो किसी भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में हो सकता है। इसी के बेसिस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 5 अलग अलग कैटेगरी क्या होती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट और फुड। ये आपकी 5 डिफरेंट कलर की सीरीज हमको मिलती हैं स्पेक्ट्रम में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सीरीज को हम यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले आपको ये याद रखना है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ये पूरा जो क्वेश्चन है पूरी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जहां पे ये जो डेरिवेशन मैंने बताया है ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। और जो अभी मैं आपको बताने वाला डायग्राम के साथ वो आपका सीधे 5 मार्क्स में आएगा, जहां पे आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का पूरा डायग्राम और साथ साथ जो उसकी सीरीज है वो सीरीज आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना होगा और हर एक सीरीज के लिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा से पहले आपको एक छोटा टॉपिक और समझना पड़ेगा, वो है आपका एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक्चुअल में होता क्या, देखिए पहले देखिए आप क्या होता है कि जैसे सपोज ये आपका ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स और ये है उसके ऊपर के एनर्जी लेवल्स जो आपको इस तरह से अरेंज होंगे। तो पहले क्या होगा, आप जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन, सपोज कि आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया आपने फोटोन के फॉर्म में,
तो ये इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, अब वो इस एनर्जी लेवल पे नहीं रह पाएगा। तो वो क्या करेगा, जैसे उसके पास एडिशनल एनर्जी मिलेगी वैसे क्या करेगा, वो अपने आप हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसके एनर्जी का डिफरेंस कितना ज्यादा है, उसी अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। जैसे अगर सपोज करिए उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो सेकंड में रह सकता है, तो क्या करेगा, सेकंड में जंप करेगा। अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो क्या करेगा, सीधे थर्ड में जंप कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में था वो अकॉर्डिंग टू द जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स होता है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एनर्जी स्टेट में जंप कर सकता है। तो ये जो क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम, जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे बस एक चीज याद रखना है कि जो हाइड्रोजन होता है वहां पे आपके बेसिकली दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, ग्राउंड एनर्जी से ही हायर में जंप करेगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट एनर्जी से वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी में भी जंप कर सकता है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो लाइंस मिलती हैं इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन का, जब भी आपका क्या होगा, हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेगा तो वहां पर केवल एक तरह की लाइंस दिखती हैं, उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट से किसी भी हाई एनर्जी स्टेट में जंप करता है, ठीक है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो वहां पे हमेशा सीरीज को क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वहां पे केवल एक टाइप की लाइन ही दिखाई देती है। तो फिलहाल आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है, यही प्यार और सपोर्ट आप आगे भी देते रहिए ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।